चलो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। ओके, देखो एडवर्ब का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं जिसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं और बड़ा आड़ा टेढ़ा सा होता है, ये लगता है नहीं है आड़ा टेढ़ा, ये लगता है, ठीक है। इन्वर्जन, अब देखो इन्वर्जन का जो हिंदी अर्थ है ना, पहले वो समझो। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अब ये आया किससे है मैं बताऊं आपको। इन्वर्ट, इन्वर्ट से आया है। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा होना, है ना, या दिशा बदल देना, है ना, इन्वर्ट। अच्छा, आपने एक चीज और सुनी होगी, इन्वर्टेड कॉमा। सुना है? सुना है कि नहीं? और वैसे नीचे से होता है और ऊपर हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं? नीचे का उल्टा क्या होता है? ऊपर, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना। तो ये वही शब्द है। इन्वर्जन नाउन है, इन्वर्ट क्या है? वर्ब है। ये क्या होता है? नाउन, और ये क्या होता है? वर्ब, ठीक है ना। तो ये इसी का शब्द है। अब समझो, जनरली हम जो इंग्लिश में जो हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? पहले रहेगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी रहेगी वर्ब, और फिर क्या रहेगा आपका? ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ऐसा ही तो रहता है। थोड़ा सा हम इस पे आ जाते हैं नोट पे। देखिए जरा, हिंदी में क्या होता है? क्रिया कर्म, सॉरी, कर्ता कर्म क्रिया। और इंग्लिश में क्या रहता है? कर्ता क्रिया कर्म। ऐसा ही तो होता है, यही होता है। अब देखो, हम जब इंटरोगेटिव करते हैं, इंटरोगेटिव करते हैं तो जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। वाई डू यू ड्रिंक वाइन, या एल्कोहल जो भी लिखना है, ठीक है, वाइन, ठीक है। हमने ये वाक्य लिखा, ठीक है। अब जरा मुझे बताना, जरा इसमें पहले क्या आना चाहिए था? सब्जेक्ट, फिर क्या आना चाहिए था आपका? वर्ब, और फिर क्या आना चाहिए था आपका? ऑब्जेक्ट। यही तो होना चाहिए था। लेकिन मुझे बताओ, यहाँ क्या सब्जेक्ट पहले है? नहीं है। पहले क्या है यहाँ पे? पहले है वर्ब, तब है आपका सब्जेक्ट, और तब है आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे ही तो हो रहा है भाई, ऐसे ही तो हो रहा है। अब ये क्या है? ये तो हमने पहले से पढ़ा होता है बचपन से, जब हम टेंस वेंस सीखते हैं ना, सेंटेंस वगैरह सीखते हैं, तो हमें पता होता है कि इंटरोगेटिव में क्या होता है। वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, हमेशा पढ़ते हैं ना, तो इसलिए हमें कुछ ज्यादा इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जरा सोचना चाहिए था, नहीं सोचा, कोई बात नहीं। अब सोचो, देखो यहाँ पहले आ रही है वर्ब, और फिर आ रहा है सब्जेक्ट, और फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया? उल्टा हो गया ना भाई। जनरली क्या होता है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है बाद में आया है, वर्ब पहले आ गई है, तो उल्टा हो गया ना भाई। सोचा आप, उल्टा हो गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन। अब ये इंटरोगेटिव में ये जो हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्जन बोलते हैं। अब इसके कुछ नियम है। कई बार आप देखते हो कि सेल्डम डू दे गो टू जिम, सेल्डम डू दे गो टू जिम। अरे सेल्डम डू कैसे आ गई सब्जेक्ट से पहले? अरे गलत है, गलत कर दिए, किताब में गलत लिखा है। गलत नहीं लिखा है, गलत नहीं लिखा है, पता है इन्वर्जन है वो। क्या है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन का इस्तेमाल हुआ है उसमें, इसलिए, ठीक है ना। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? उल्टा। ध्यान से समझ लो, ठीक है। चलो, हाँ, इंटरोगेटिव में ऐसा नहीं आता ही है, ये नियम है इन्वर्जन का, इसलिए इंटरोगेटिव में आता है, ठीक है। बिल्कुल, ये इन्वर्जन का एक रूल है। उसमें से एक रूल ये है कि इंटरोगेटिव में हम जो है क्या करते हैं? इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ना बताया नहीं जाता है, बट कोई बात नहीं। अब आप कंपटीशन में आ गए हो, इसी चीज का तो कंपटीशन होता है कि किसको कितना आता है। भाई कंपटीशन का मतलब क्या है? कि कौन कितना पावरफुल है। पावरफुल, पावरफुल इन द सेंस ये नहीं है कि बॉडी मतलब फिजिकली, या मान लो पॉलिटिकली, या इकोनॉमिकली, है ना। वो स्टडी में भी आपका होता है। तो किसको कितनी पावर है, मतलब किसको कितनी नॉलेज है, ठीक है, इसी का होता है कंपटीशन जी। हम्म, डू दे गो टू जिम। हम्म, हाँ, मैं तभी तो कह रहा था, इंटरोगेटिव एक प्रकार है इन्वर्जन का, पूरा इन्वर्जन नहीं है इंटरोगेटिव। सारा ही आता हूँ, सारा ही आता हूँ, धीमे धीमे करके,
ठीक है, समझना। मैंने ये पहले इंटरोगेटिव ही क्यों लिया, मैंने पहले इंटरोगेटिव इसलिए लिया क्योंकि ये अपने बचपन से पढ़ा होता है। अब जब जो चीज हम पहले से पढ़ लेते हैं ना, जो चीज हम पहले से पढ़ लेते हैं उसको जब हम समझते हैं तो आसान हो जाता है। ये कुछ इस तरह से है, जैसे मान लो, देखो सबसे पहले आप अगर ध्यान से सुना मैं जो कहने वाला हूं, होता क्या पता है, बचपन में हम पढ़े होते हैं अपने स्कूल्स वगैरह में, तो जो पहला टीचर जो होता है ना, जिससे हम पहले सीखते हैं कोई चीज, हम उसको दुनिया का बेस्ट टीचर मानते हैं, हम ही मानते हैं। या पहली किताब से जिससे भी आपने पढ़ लिया, हम दुनिया की बेस्ट किताब मानते हैं उसे। अब उस किताब में मान लो बाई मिस्टेक कोई चीज कुछ का कुछ लिखा हो, और फिर आप उसी चीज को दूसरी किताब में पढ़ोगे तो उस दूसरी किताब में सही भी लिखा होगा ना, तब भी इसको गलत की नजर से देखोगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले जो पढ़ा उसको आप सही समझते हो। इट्स लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। ये कुछ उस तरह से है। पहले मान लो मैं उबड़ खाबड़ बन के आपके सामने आ गया ना, तो आप मुझे हमेशा, चाहे मैं कितना भी अच्छा बन लूं और हकीकत में भी कितना अच्छा हूं, आप मुझे उबड़ खाबड़ी समझोगे। तो इसी तरह से जो हमारा पहला जो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना, हमारी लाइफ का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, पहली बार हम जिस चीज से हम अवगत होते हैं ना, हम वो इंप्रेशन हमारा लास्ट तक रहता है। तो आप चाहे वो कम नॉलेज वाला टीचर हो और आप उससे पहले पढ़ ली, उसने कोई चीज बताई, और फिर उससे ज्यादा नॉलेजेबल टीचर हो और उसने उस चीज को करेक्ट किया या उसको और डिटेल में समझाया, तो आप उस टीचर को शक की नजर से देखोगे, आप पहले वाले टीचर को बेहतर मानोगे। ये होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने आपका क्या एग्जांपल लिया था, मैंने इंटरोगेटिव का एग्जांपल लिया था इन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले। क्यों? क्योंकि जो इंटरोगेटिव है वो हम काफी पहले से पढ़े होते हैं और उसमें हमें पता होता है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है। अब इसमें भी गलती देखो, हम इस वर्ब को ना सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं और हम ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का बहुत दूर का नाता समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्लोज रिलेशन है, क्लोज है। अगर मेन वर्ब नहीं होगी ना, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी। समझ रहे हैं? अगर वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगी ना, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि वो मेन वर्ब की हेल्प करती है। उसको हेल्पिंग वर्ब इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो मेन वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। अगर उसमें मेन वर्ब नहीं होगी ना, तो वो कुछ और वर्ब हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब जैसे। ठीक है ना, समझ गए? तो बड़े ध्यान से समझना, एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूं उसको बिल्कुल सेट कर लेना दिमाग में, कान में घुसा के और दिमाग तक पहुंचा दो। ठीक है ना, बहुत आसान हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर इन्वर्जन। अब आइडिया तो हो गया ना कि इन्वर्जन क्या होता है, उल्टा होता है। जनरली हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इन्वर्जन में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है। अब इन्वर्जन भी दो प्रकार का होता है और दो में भी तीन का हो जाता है। एक तो इन्वर्जन होता है आपका पार्शियल इन्वर्जन। अभी बस सुन लो, अभी लिखा भी है, मैं कराऊंगा, इसलिए बता रहा हूं कि आपको आइडिया हो जाए आगे और आसानी से समझ जाओ। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, यानी नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीटली। ठीक है, पार्शियल, समझ गए? उसमें क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। क्या होता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। उसमें क्या होता है, वो दो तरह का होता है। एक तो ऐसा होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, तो मेन वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट के। और एक ऐसा होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी, तो वो दोनों ही पहले आ जाती है। इसके कुछ नियम है, वैसे तो बहुत सारे नियम है, लेकिन मैंने वही नियम लिए हैं जो आपके लिए आवश्यक है और जिनसे आपका काम हो जाना है। ठीक है, चार पांच रूल्स लिए मैंने, ज्यादा नहीं लिए, कॉन्सेप्ट्स कह लो, रूल्स कह लो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो, समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है। क्या कह रहा हूं मैं, बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं तो किसी एक्सपीरियंस के दम पे ही कह रहा हूं, और जो नहीं समझे तो इसे टफ नहीं है कुछ, पर आप रट्टा मारते रह जाना, और रट्टा मारोगे तब भी क्या रहोगे, रट्टा मारोगे तब भी आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है ना, तो मैं जो भी निर्वचन बताने वाला हूं वो आप बहुत बड़े ध्यान से समझोगे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा लेता हूं। क्या होता है इन्वर्जन, आप बता दो, आप बताओ क्या होता है इन्वर्जन, हिंदी में उल्टा।
उल्टा कैसे? हाँ, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है, ठीक है। लाइक इसमें आ गई, है ना, जैसे इसमें आ गई, है ना। डू वर्ब ही तो है। अरे भाई एक चीज बताओ मुझे, चाहिए हेल्पिंग वर्ब है पर है तो वर्ब। मुझे एक चीज बताओ, आप वर्ब पढ़ते हो, वर्ब पढ़ते हो तो इसमें टाइप्स होते हैं ना वर्ब के, एक तो फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट होता है। तो फाइनाइट में क्या आती है, कौन सी वर्ब आती है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और मेन वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब भी आ जाती है। सॉरी, जो मेन वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं। तो है तो वर्ब का ही टाइप ना, तो वर्ब ही तो हुई है भाई, ये वर्ब ही तो हुई है ना। हेल्पिंग वर्ब है पर है तो वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पहले आ गई कि नहीं? और जनरली जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है हमारा इंग्लिश में, सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यही तो रहता है। लेकिन इन्वर्जन में क्या हो जाता है, पहले सब्जेक्ट के वर्ब आ जाती है, बस ये है कहानी पूरी, ठीक है। आगे बढ़ा फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कभी कभार, ठीक है। देखिए जरा क्या कह रहा है, जरा इसका मीनिंग देखते हैं, मैं आपको फिर आपकी भाषा में समझाऊंगा। पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन, यानी वर्ब को सब्जेक्ट से रखने को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और इन्वर्जन का हिंदी वार्ता भी क्या होता है, उल्टा, और इसलिए इसका नाम रखा है इन्वर्जन, क्योंकि उल्टा काम होता है। जनरली हमारा सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, लेकिन वर्ब इन्वर्जन में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। इंटेरोगेटिव भी उसका एक प्रकार है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है ना। क्या क्या लगता है आपको, मैंने भी क्या बताया था? हाँ, क्यों, क्या हुआ? हाँ, समझ गए, पक्का। चलो देखो जरा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। मैंने भी बताया कि कितने प्रकार के होते हैं इन्वर्जन, एक तो पार्शियल और दूसरा कंप्लीट। पार्शियल का मतलब क्या होता है, देखो पार्शियल किससे बना है, पार्ट से बना है ना। पार्शियल, आपने पार्शियलिटी पढ़ा है, सुना है, पार्शियलिटी पक्षपात, तो वो भी इससे बना है। अब पार्शियल का मतलब ये है कि एक पार्ट है लेकिन पूरा नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है इन्वर्जन, आंशिक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी आंशिक। एक चीज मैं बता दूं आपको, वोकैब भी पढ़ने का तरीका बता देता हूँ, मीनिंग याद करने का। कभी किसी शब्द को ना एग्जैक्ट हिंदी के शब्द से मत याद करना, क्योंकि हमें ना, हम बोलते जरूर है हिंदी, लेकिन हमें उस शब्द का कई बार हमें अर्थ नहीं पता होता है। समझ रहे, समझ रहे। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो इंग्लिश में भी देखा करो, उससे हमारी हिंदी भी मजबूत होती है। और उस पार्टिकुलर जगह पे हमें कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, उसी से पता चलता है। जब हम क्लोज पैसेज करेंगे ना, या फिलर्स करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो वहां पर चार मीनिंग होती है एक ही उसकी। आप उन्हें रट्टा मार के आए तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो चारों फिट होती है, फिट एक ही होगी, वो अर्थ देखना पड़ेगा, अंतर क्या है भाई। देखना तो हम सी को भी बोलते हैं, बिहोल्ड को भी बोलते हैं, पियर को भी बोलते हैं, लुक को भी देखते हैं, सीम को भी बोलते हैं देखना, है ना। लेकिन सबका जो अर्थ है, वॉच भी होता है, और भी कई सारे हैं, लेकिन जो सबका अर्थ है वो अलग अलग सेंस में होता है। सिनोनिम्स हो सकते हैं, बट जब एग्जैक्ट शब्द हमें लगाना पड़ेगा ना, तो सबका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। चलो देखो जरा, दो टाइप्स मैंने बता दिए, एक पार्शियल और एक कंप्लीट। पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल में पहले आएगी ऑक्सिलरी वर्ब, सिर्फ सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब। कंप्लीट दो तरह का होता है। कंप्लीट में क्या होता है, पहले वाले में तो मेन वर्ब अकेली पहले आएगी सब्जेक्ट से, और फिर आएगा सब्जेक्ट। और जो कंप्लीट का पार्ट बी होता है, उसमें क्या होता है, मेन वर्ब और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ठीक है। अब सुनो, मेन वर्ब जो है ना, जो सब्जेक्ट से पहले आती है, यानी कंप्लीट इन्वर्जन पार्ट ए, वो इंडेफिनिट टेंसेस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट। भाई दो ही में तो हो सकता है। मेन वर्ब पहले किस में आ सकती है,
जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, और हेल्पिंग वर्ब अकेली मेन वर्ब कौन से टेंस में आती है? एक तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट अफर्मेटिव, और एक पास्ट का इंडेफिनिट अफर्मेटिव। नेगेटिव में तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट हो जाता है ना, और फिर मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है ना नेगेटिव इंटरोगेटिव में। तो इसलिए दो ही टेंस बचे हमारे पास जिसमें मेन वर्ब आ सकती है बिना हेल्पिंग वर्ब के। कौन से? प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया जिससे आपको आसानी हो जाए। मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले दो ही उसमें आए, ठीक है, समझ गए? ओके, अब देखो समझते हैं जरा एग्जांपल्स के साथ में, क्योंकि ऐसे तो फॉर्मूले बहुत सारे पड़े हैं, फॉर्मूले से कुछ नहीं होता जब तक एग्जांपल ना आए, ठीक है। तो चलो समझते हैं। देखो पार्शियल का इन्होंने जो है क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो देखो एग्जांपल है, डिड परम कम, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है। अब आप कहोगे अरे सर इंटरोगेटिव में तो ऐसा आता है, इंटरोगेटिव में ऐसा नहीं आता है, इन्वर्जन में इंटरोगेटिव आता है। इन्वर्जन का एक पार्ट है इंटरोगेटिव, ठीक है। और जो इंटरोगेटिव होता है, जो इंटरोगेटिव वाला इन्वर्जन होता है, उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से, ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। चलो और भी एग्जांपल्स दूंगा, अभी तो बस आपको एक छोटा छोटा सा आइडिया दे रहा हूं, अगला आएगा, ठीक है, डिटेल्ड। देखिए जरा, कंप्लीट इन्वर्जन का पार्ट है ये देखो, अवे वेंट करन, इसके कुछ नियम है मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी आ रहे हैं आगे, बस अभी एग्जांपल देख लो। अभी अवे से शुरू होता है ना, अगर वाक्य कोई अवे से शुरू होगा तो इन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। अवे से शुरू हो गया तो देखो मैन वर्ब हमने पहले ले ली, और करन, हियर कम्स राम, हियर से भी मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस या ऐसे फ्रेज जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को दर्शा रहे हो, इनसे शुरू होता है ना, तो इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आगे आने वाली, ठीक है, आने वाली, ठीक है। इसमें कॉन्टिन्यूस में आता है, ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूस, अंडर द ट्री, सॉरी अंडर द टेबल इज, हेल्पिंग वर्ब आ गई, लाइंग मेन वर्ब आ गई, अब सब्जेक्ट आया अ कैट। अब सुनो, इससे अगर अंडर द टेबल से शुरू होगा और कॉन्टिन्यूस वाक्य होगा तब हम इन्वर्जन का कंप्लीट वाला पार्ट बी लगाते हैं। अब सुनो, इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अ कैट इज लाइंग अंडर द टेबल, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो सर इसको उल्टा क्यों किया है? कंपटीशन है दोस्त, कंपटीशन है। जैसे आप बोली भाषा में भी जो अच्छे स्पीकर होते हैं ना, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, वो इन्वर्जन काफी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा तो आप ये अरे इसको आता ही नहीं, बोल क्या रहा है, शायद इसको कम आती है, कम आप उसको नहीं आती है, कम आपको आती है। तो आप अपनी मजबूत करें, ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं, आगे देखें, चलो देखिए जरा, अब आ जाओ एक एक करके, अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी, और आपको देखो समझ तो भी जाओगे, सीख भी जाओगे, लेकिन फिर भूल जाओगे, कल ही भूल जाओगे, भूलोगे नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ क्या था, कहाँ क्या था, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। सर इससे कैसे निकलेंगे? आपको ये कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा अकेले में, और बिल्कुल फोकस्ड होके, तब आएगा इन्वर्जन है दोस्त। क्या ये इन्वर्जन है, ठीक है। कैसा? उल्टा, उल्टा है उल्टा, समझ रहे? और उल्टी चीजें कम समझ आती हैं, और समझ भी गए तो रिवीजन मांगती है। तो 2-4 बार आपको अकेले में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल हो जाएगा। समझा तो अभी दूंगा, अभी सीख जाओगे, जस्ट अभी सीख जाओगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, पर कंफ्यूज हो जाओगे कल ही। तो इसको आप पढ़ लेना घर पे जाके फिर से, ठीक है भाई। मैंने भी जब पढ़ा था मुझे पता है ना, मैं गुजरा हूँ इन चीजों से भाई, मैं भी तो कभी स्टूडेंट था कि नहीं? या डायरेक्ट जा अनिल सर तू बन गया इंग्लिश का टीचर, ऐसे हो गया? नहीं ना, नहीं ना, हाँ ठीक है। चलो, तब अच्छा अध्यापक ना एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, और उन एक्सपीरियंसेस को बेहतर बना के अपने जो सॉरी आपके विद्यार्थी होते हैं उनको बताता है, ठीक है। समझ लेना, ये एक अनुभव बता रहा हूँ, बहुत डीप में जाके पढ़ाई की है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं डीप में जाके पढ़ाई कर रहा हूँ और उसको आपको बहुत आसान बना रहा हूँ, तो उसको आप हल्के में मत लेना, बल्कि ये समझो कि आपकी मेहनत बचा दी हमने। आप खुद जाके पढ़ोगे ना इनको, तो हो सकता है समझ ही ना आए आपको, और समझ में आएगा तो पता नहीं कब आएगा, और यहाँ आपको 2-3 दिन में सीख रहे हैं।
समझ रहे हो चीज को? चलो समझो। देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होते हैं? ऐसे एडवर्ब जो स्थान को बताएं, जैसे हियर, देयर, अवे, आउट, अप, डाउन, आउटडू, इंडो, सिटी, सी। हियर का मतलब क्या है? जैसे पुट इट हियर, यहाँ रख दो। यहाँ कहाँ रखोगे? किसी प्लेस पे ही तो रखोगे यार। सर नहीं तो मैं तो इस पर रखूंगा पोडियम पर, तो पोडियम भी तो एक प्लेस हो गया, ठीक है ना? कीप दिस देयर, है ना? वहां रखो, वहां पे भी जगह की बात हो रही है। अब ये दूर, दूर रख दो, दूर दूर रख दो, दूर रख दो, तो दूर की कोई जगह की बात हो रही है, ठीक है? आउट बाहर रख दो, बाहर किसी जगह की बात हो रही है। अप ऊपर रख दो, जगह की बात हो रही है। डाउन नीचे रख दो, जगह की बात हो रही है। अब आप कहोगे ये प्रेपोजिशन है, हाँ ठीक है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, लेकिन ये एडवर्ब भी है। इंग्लिश में कई शब्द ऐसे होते हैं जो कई पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना। आउटडोर्स बाहर, इंडोर्स अंदर, जगह बता रहे, ठीक है ना? तो इनसे अगर वाक्य शुरू होगा, ठीक है, अगर वाक्य जो है इससे शुरू होगा, किससे? एडवर्ब ऑफ प्लेस से, तो हम क्या करते हैं? इनवर्जन का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है इनवर्जन? वर्ब सब्जेक्ट से, ठीक है? बड़े ध्यान से समझना, बहुत बहुत आसान बना दूंगा, परेशानी नहीं। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस से वाक्य हमारा शुरू होता है, तो हम उन वाक्यों में इनवर्जन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तथा एक और देखो, एक और कुछ कह रहा है आगे, कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? तथा इनके साथ कम, गो, 5 क्रिया इनको याद रख लेना, ठीक है? कम, गो, वॉक, स्टैंड, लाई, सारी क्रिया हो रही है। आना, जाना, टहलना, खड़े होना, लेटना, आपकी बॉडी की बात हो रही है सारी। आओ, जाओ, खड़े रहो, सो जाओ या टहल लो, 5 हमारी क्रिया है ना, है ना? 5 हमारी क्रिया है ना? तो इन 5 क्रिया को आप याद रख लो। अगर ये भी साथ आ जाए इनके, तो क्या होगा? तो कंप्लीट इन्वर्जन ए, यानी सिर्फ मैन वर्ब पहले आएगी, का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी स्थिति में डू डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डू डज डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब आ गई तो कंप्लीट इन्वर्जन पार्ट बी हो गया, और इस्तेमाल क्या होगा? कंप्लीट इन्वर्जन पार्ट ए। पार्ट ए में क्या आता है? सिर्फ मैन वर्ब सब्जेक्ट से पहले, ठीक है? देखो बच्चों, मैं बहुत ज्यादा कोई 30 मार खा नहीं हूं, ना ही मेरे YouTube पे 10 लाख सब्सक्राइबर हैं अभी, ना ही मेरी क्लास में 10,000 बच्चे हैं। लेकिन मैं इतना बता देता हूं, आप YouTube पे वीडियोस कुरेद लेना, जितना आसानी से मैं आपको ये सिखा रहा हूं ना, आप सीख नहीं पाओगे, तो इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है इनको, ठीक है? मैंने भी वीडियोस देखी है ना, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे उठ खड़ा हो गया और पढ़ाने लग गया। मैं भी वीडियोस देखता हूं कि बाकी अध्यापक कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कमी कर रहे हैं, क्यों नहीं बच्चे सीख पा रहे हैं उनसे। हो सकता है उन अध्यापकों पे इतना वक्त ना हो कि इसको इतना वक्त दिया जाए कि औरों के वक्त को बचा लिया जाए। रीजन कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा वो कम इंटेलिजेंट है, नहीं, मुझसे ज्यादा हो सकते हैं, मुझसे ज्यादा हो सकते हैं, पर मैंने इसको वक्त दिया है और मैंने इस पर मेहनत की है, तो इसलिए की है कि मुझसे जो भी शिक्षा ले उसके लिए चीजें आसान हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि मैंने जो मेहनत की आपके लिए ईमानदारी से, आप उस चीज को मुझसे अच्छे से लें, है ना? उसको हल्के में न लें, और हल्के में तब लेना जब उसको जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसको किसी से कंपेयर कर लें, ठीक है? तब लें, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है मुझसे मुझसे बेहतर हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं, नो, ठीक है? तो अच्छे से समझे, ठीक है ना? चलो, तो देखो मैं फिर से एक बार पूरे का रिवीजन कर देता हूं आपका। क्या कह रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे हियर, देयर, ईटीसी से शुरू होने वाले वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं, तथा इनके साथ कम, गो, वॉक, स्टैंड, लाई क्रियाएं आ जाए,
तो कंप्लीट इन्वर्जन ए यानी मैन वर्ब प्लस सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है आएगा, और इनके साथ में डू डिड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिर्फ मैन वर्ब और सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब जरा एग्जांपल्स देख लो, आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए, देयर वेंट सुनीता, देयर वेंट सुनीता, देयर क्या है? यस, क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वाक्य देर से शुरू हो रहा है ना, तो पहले क्या आना चाहिए? फिर क्या आना चाहिए? ठीक है, तो पहले आ गया देयर, फिर आ गई वेंट, और फिर आ गया। अब वेंट क्यों आया? क्योंकि पास्ट की बात है। ठीक है ना, अगला देखो जरा, देयर डिड सुनीता गो, गलत। क्या हो जाएगा? ये गो यहाँ पे वेंट बन जाएगा, जैसे कि ये। ठीक है, समझ गए? अगला वाक्य देखिए जरा, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है, देखिए जरा, हियर गोज राम। तो देखो, हियर एडवर्ब प्लेस है और वर्ब कौन सी आ गई? आ गई। तो सब्जेक्ट कहां पहुंच गया? बाद, और वर्ब कहां आ गई? पहले आ गई। अगर इसको ऐसे कर दूं, हियर डज राम को, तो हो जाएगा। ठीक है जी, क्या कह रहा है एग्जाम्पल? वो क्योंकि आपने पहली बार देखा है ऐसा, है ना, क्योंकि आपने पता क्या देता है, देखा है, राम, सॉरी, राम गोज डे। ठीक है ना, ये देखा ना, इसमें और इसमें अंतर है, लेकिन ठीक है, इसमें और उसमें अंतर है, थोड़ा सा बोलने का तरीके में, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं ना, आप कहते हैं ना प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बोलते हो ना प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दो तरह से कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रभावशाली बनाने के लिए हम बोलते हैं हियर कम्स प्राइम मिनिस्टर, हियर कम्स प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा जोरदार लगता है। ठीक है, तो जोर डालने के लिए ऐसा करते हैं। हर जगह आप हर शब्द का अर्थ नहीं देख सकते, कई जगह वो शब्द दिया होता है पर उसका अर्थ नहीं होता है। बता तो दिया प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हाँ तब भी ऐसे होता है। जब आप लैंग्वेज को थोड़ा और सीखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, मैंने आपसे कहा, एक आपका बता देता हूं। ठीक है, जाओ, जाओ, मैंने कहा जाओ। अब कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा टेंस है ये? सारे टेंसेस की वो देख लो जरा, पहचान, सारे टेंसेस की पहचान देख लो हिंदी में। क्या कोई कोई टेंस मैच हो रहा है? नहीं ना, लेकिन फिर भी अलग से इसके लिए नियम बने हैं ना, अलग से समझाने के लिए बने हैं ना, तो ऐसे ही होता है। ऐसे आपने कहा है ग्लास में पानी है, ग्लास में पानी है, कैसे बनाएंगे? देयर इज वाटर इन द ग्लास, ऐसे तो बोलेंगे डियर। जरा मुझे बता दो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे कोई अर्थ है? नहीं ना। अच्छा, मैंने आपसे कहा 9 बज गए, मैंने कहा आपसे सुबह के 9 बज गए, या मैंने कहा 9 बज गए। ठीक है, मैंने आपसे कहा 9 बज गए। ठीक है, कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? 9 o'clock, 9 o'clock नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे? इट इज 9 o'clock, ये तो कहेंगे, है ना। इसका अर्थ है कुछ यहाँ पे? इसका भी अर्थ है क्या? बच गए या गए हैं, अब गए हैं तो आप परफेक्ट बना दोगे ना पहचान से, समझो बात को। ठीक है ना, तो समझना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हमें समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम हर जगह हर शब्द का अर्थ देखेंगे तो फंस जाएंगे। एक शब्द और देखें, आई सी यू लेटर। चलो, मैंने सिर्फ सी यू लेटर लिख दिया, क्या है इसका अर्थ? बाद में, है ना, कुछ ऐसे निकालोगे ना, बाद में देखूंगा,
अब कौन देखेगा? मैं नहीं ना, या हाँ मैं ही अपनी बात कर रहा है, बाद में देखूंगा, है ना। पहली बात तो इसमें आई नहीं है, लेकिन फिर में अंडरस्टैंड हो गया। और दूसरी बात इसका ये अर्थ नहीं जो आप कह रहे हो। हाँ, क्या कहते हैं? अच्छा, अरे वो थोड़ा सा कम था। ओके ओके, सी यू लेटर, सी यू लेटर, सी यू लेटर, प्लीज थोड़ा सा बिजी, सी यू लेटर बाद में, बाद में, ठीक है। हालांकि इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसका एक अलग से वो लेके आऊंगा वीडियो, तब आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है ना। चलो आगे देखिए जरा, ये आपको समझ में आ गया सारे? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं पहला वाला है। देखो आपने ध्यान से पढ़ा, अभी बाद में पूछ रहा, बाद में पूछ रहा, पहले इसको पढ़ो जरा। देखो पढ़ते हैं, एट अबव प्लेस, जैसे हियर देयर अवे आउट अप डाउन इंडोर सीटीसी से शुरू होने वाले वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इतना तो क्लियर है कि इनसे जब वाक्य शुरू होगा तो इन्वर्जन का इस्तेमाल होगा। अब आगे कुछ और कहा गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, तथा इनके साथ कम गो वर्क स्टैंड लाई क्रियाएं आ जाए, वर्ब्स आ जाए, तो कंप्लीट इन्वर्जन ए, यानी पहले मैन वर्ब फिर सब्जेक्ट आए, इसका प्रयोग, ठीक है। तभी तो मैंने कहा ध्यान से पढ़ो, है ना। इसीलिए देखो जरा, वेंट किसकी है? गो की फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए देयर वेंट सुनीता हो गया, ठीक है। डिड नहीं होगा, ठीक है ना। देयर से स्टार्ट हुआ है, गो क्रिया आ गई, तो मैन वर्ब आएगी पहले और फिर सब्जेक्ट, ठीक है। इतना क्लियर है? अभी तो शुरुआत है। एग्जाम्पल देखो, एक मिनट, अभी अवे गोज रिया, सॉरी सॉरी सॉरी, बोल तो गोज रहा हूं लेकिन लिखा हुआ मैंने ठीक है ना। अवे गोज रिया, नहीं है समझ में? देखो इधर देखो जरा, किससे शुरुआत हो रही है? क्या है? अवे, और ये क्या है? कौन सी क्रिया है? तो क्या इस्तेमाल करेंगे? पहले, फिर, पहले क्या है, फिर क्या है, शुरुआत किससे है? सिंपल, सिंपल, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़े फिर, किसी का और डाउट कोई? नो, आगे, ठीक है। आ रहा है, आ रहा है, टेंशन मत लो, आ रहे हैं, ठीक है। तभी तो करो, अभी तो शुरुआत है। ये तो क्लियर हो गया ना? ऑल क्लियर? नहीं, ऑल क्लियर का मतलब होता है सिर से ऊपर उठ जाना ठीक है, चल आगे देखो जरा, पढ़ो जरा। लेकिन, लेकिन का मतलब क्या है? कुछ अलग भी होने वाला है इससे। लेकिन क्या कहता है? कुछ अलग भी होने वाला है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कुछ होने वाला है ना। चलो देखते हैं। लेकिन अगर इन शब्दों, वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट एक प्रोनाउन हो, तो हम वर्ब को सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं, यानी इन्वर्जन का इस्तेमाल नहीं होता। अभी क्या थे? नाउन थे। देखो जरा, सारे सारे नाउन है। सुनीता क्या है? नाउन, राम और रिया, अगर इनकी जगह नाउन, स्पेशली पर्सन प्रोनाउन हो, भाई सब्जेक्ट तो पर्सन प्रोनाउन ही तो होते हैं। अब बताओ, पर्सनल प्रोनाउन ही तो होंगे सब्जेक्ट, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है ये? अगर इन शब्दों के साथ में अब जो है क्या है, बाद में प्रोनाउन हो, तो वर्ब को सब्जेक्ट के बाद करते हैं। इसका मतलब वर्ब जैसी आदमी होती है वैसी आएगी, यानी इन्वर्जन का इस्तेमाल, चाहे वो ये देर क्यों ना आ जाए, ठीक है। देखो मैंने वाक्य मैं दूसरे तरीके से भी लिखा है, वाक्य का सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट अगर पर्सनल प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन मुझे पता नहीं है क्या होता है, बता दो। हाँ क्या होता है, बता दो। तो नालायक हो, जब किसी को नहीं पता क्या होता है तो वो व्यक्ति पूछ भी तो सकता है। पर्सनल प्रोनाउन होता है, देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इतना तो याद होगा। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, और सेकंड में
थर्ड में ठीक है ही सी इट दे, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और ये वाक्य का सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है ना। हाँ ये पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे, ठीक है ना। केस भी होते हैं, बताऊंगा मैं, ठीक है। केस भी होते हैं, ये सब्जेक्टिव केस हैं जो मैंने आपको बताया। इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं, पॉजिटिव केस भी होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव केस भी होते हैं, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम से बना दिया, ठीक है। एक रिफ्लेक्सिव केस भी होते हैं जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम से बना दिया, बट कोई बात नहीं, आज मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो, तो इनवर्जन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वाक्य का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो तो इनवर्जन का प्रयोग नहीं करते, ठीक। समझ में आ रहा है आपके आपके ठीक है, आगे देखते हैं। देयर वेंट सुनीता सही है, क्योंकि सुनीता क्या है ना, इसलिए सही है। अगर मैं कह दूं यहाँ पे देयर वेंट सी तो हाँ क्या हो जाएगा, गलत। फिर क्या होगा, देयर सी वेंट, समझ गए। अवे गोज नील एकदम ठीक ना होना, एकदम ठीक। ही कर देता तो अवे ही, ठीक है ना। चल देयर सी वेंट सही है, क्योंकि ये क्या है, सी प्रोनाउन है। क्या है, सी प्रोनाउन, ठीक है ना। इसलिए हम इसमें इन्वर्जन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, अवे ही गोज सही है, क्योंकि ही क्या है, और हाँ तो हम इसमें इन्वर्जन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया, यहां तक तो अच्छे से आ गया होगा ना, है ना। सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होगी सिंगुलर प्लूरल। यहाँ पे क्या था, सुनीता थी तो चलो यहाँ तो पास्ट है तो सिंगुलर प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ प्रेजेंट नील कैसा था, सिंगुलर तो कैसा हो गया, ईएस लग गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे दो हो जाते, एंड लगाना पड़ता ना दो सब्जेक्ट बनाने के लिए तभी तो होता, वरना प्रोनाउन लगाना पड़ता, और प्रोनाउन में हम लगाते नहीं। आप ऐसे कह सकते हो ना, अवे दे गो नो, ठीक है। खुश, आगे बढ़े, चलो चलिए देखिए, लंबा चौड़ा सा है ना। लंबे चौड़े से को मत समझो, बस अभी इतना ही समझ लो, इतना इतना, ठीक है ना। देखो अब बी क्या कह रहा है, उसका उसी का नियम है बी, ठीक है ना। चलो देखो, यदि वाक्य प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेस, अब ये क्या होता है आपको ऐसे समझ में आएगा। देखो हियर देयर अवे आउट ईटीसी, ये क्या थे, सिंगल शब्द थे, सिंगल ही तो वर्ड थे, एक ही तो वर्ड थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक अकेला शब्द ही प्लेस को दर्शाए, कभी कभी एक से अधिक शब्द मिलकर के किसी स्थान को दर्शाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या बन जाते हैं, वो फ्रेज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, वो फ्रेज बन जाते हैं। अब आप कहोगे सर क्लॉज क्या होता है, तो देखो मैं बताता हूं। क्लॉज जो होता है ना आपका, क्लॉज में आपका कम से कम एक सब्जेक्ट और उसके लिए एक वर्ब जरूरी होता है। अब आप कहोगे तो सर फिर सेंटेंस क्या होता है, कहोगे समझा देता हूं, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, अभी तक जो आप लोग ना फ्रेज सेंटेंस इसको नहीं समझ पाए, वो आज समझ जाओगे, बड़े अच्छे से समझ जाओगे अगर ध्यान से समझोगे तो। मैं सिंपल से एग्जांपल्स लेता हूं जो जनरली आप अपनी बुक्स में अपनी क्लासेस में पढ़ते हो। इफ यू इनवाइट हर, शी विल कम टू योर बर्थडे पार्टी, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में हम बर्थडे भी लिख देते हैं, बर्थडे ठीक है, बर्थडे। चलो ठीक, पढ़ जाता। अब देखिए जरा, इसमें दो वाक्य हैं, एक तो ये रहा, मैं देखो अभी बोल रहा हूं बस वाक्य, सेंटेंस बोल रहा हूं। ग्रामर इनको सेंटेंस नहीं बोलती है, फ्रेज बोलती है, लेकिन मैं सेंटेंस बोल रहा हूं क्योंकि आपको तभी समझ आएगा।
अभी बदल दूंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्या है, इफ यू इनवाइट हर, यहां तक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहां तक। दूसरा, सी विल कम टू योर बर्थडे पार्टी, एक यहां तक। दो सेंटेंसेस हैं, पर ये हमारी भाषा में सेंटेंसेस है क्योंकि हमें अभी पता नहीं है। ग्रामर इनको बोलते हैं फ्रेज, सॉरी क्लॉजेस। क्या बोलते हैं इनको? क्लॉजेस। तो एक क्लॉज तो हो गया ये, और एक क्लॉज हो गया ये, दो क्लॉज है। लेकिन यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा है सेंटेंस। ये पूरा का पूरा क्या है? सेंटेंस। किस किस को समझ नहीं आया? आइए सबको पूछें पूछें। एक और वाक्य लिख दूं, एक और वाक्य लिखता हूं, ठीक है? हाँ, एक मिनट जाओ। चलो इतना ही छोड़ देता हूं, ठीक है? जब कभी वो आता है, वो मिठाइयां लेकर के आता है, ठीक है ना? तो देखो, एक तो आपका ये रहा यहां तक, और एक आपका यहां तक, दो ही तो हैं। अब ये हमारी भाषा में क्या है? सेंटेंसेस। लेकिन ग्रामर इनको पता है क्या बोलती है? क्लॉज बोलती है। ग्रामर इनको बोलती है क्लॉज, ठीक है? अब हमारी भाषा में ये सेंटेंसेस इसलिए हैं क्योंकि हमें अभी नॉलेज थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है। अब हो जाएगी, अभी हो जाएगी सही, ठीक है? अब सेंटेंस क्या हुआ फिर सर? सेंटेंस ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा क्या है? सेंटेंस, ठीक है ना? समझ गए? अब सर फिर फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट तथा उसके लिए वर्ब नहीं आएगी। सेंटेंस के या किसी क्लॉज के एक से अधिक शब्द जो होंगे उनको बोलेंगे हम फ्रेज, बस उसमें सब्जेक्ट तथा उसके लिए वर्ब ना आए। जैसे ब्रिंग्स स्वीट्स, ये क्या है? फ्रेज है, ठीक है? डोंट डिपेंड ऑन मी लिख दूं मैं, लिख देता हूं, डोंट डिपेंड ऑन मी। ये ऑन मी क्या है? ये ऑन मी क्या है? फ्रेज है। क्या है ऑन मी? फ्रेज है। अच्छा, ये डोंट डिपेंड ऑन मी पूरा क्या है? क्लॉज तो नहीं है? पक्का? हाँ, ये क्या है आपका? सेंटेंस, ठीक है ना? ये आपका सेंटेंस है। क्लॉज इसलिए नहीं है, क्लॉज वो तभी होगा जब एक ही सेंटेंस में एक से अधिक जो आपके सेंटेंस हो, जो है अपनी भाषा में कह रहा हूं मैं, ठीक है? अब आपकी भाषा में सेंटेंसेस हो, तो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस है ना जिनको हम सेंटेंसेस बोल रहे हैं, वो फ्रेज होते हैं। क्या होते हैं वो फ्रेज होते हैं, ठीक है ना? या फिर ऐसा कहा जाए कि किसी सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट तथा वर्ब आ रही हो और उसके अलावा और शब्द बच जा रहे हो, तो जो सब्जेक्ट तथा वर्ब वगैरह वाला जो पार्ट है वो क्लॉज है, ठीक है? अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लॉज है, यहां तक ना, ये क्लॉज है। अकेला लिख नहीं सकते ना, बताता हूं। जब कभी तुम आते हो, बात खत्म हो गई मेरी? अधूरी है ना? अधूरी है ना? इसलिए ये क्लॉज है। पूरी कब होगी? जब पूरी बात बोलोगे, और जब पूरी बात हो जाएगी तब वो शुरू से लेकर अंत तक आपका क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है? पक्का? सीखने के मकसद से बैठोगे, सीखने के मकसद से पूछोगे तो जरूर सीखोगे, और अगर टांग खींचने के मकसद से पूछोगे तो टांग खींचते रह जाओगे, आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। और अगर कोई अध्यापक आपको भेजता है इस तरह की हरकत करने के लिए, तो सच बता रहा हूं, ना तो वो अध्यापक कहीं पहुंच पाएगा ना ही आप, क्योंकि उस पर इतना वक्त कैसे आ गया कि दूसरे टीचर को परेशान किया जाए। और अगर उस पर इतना वक्त है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी स्किल्स पर, अपनी कमियों पर काम नहीं कर रहा, बल्कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे की अच्छाइयों को डुबाना चाहता है। और हाँ, उगते सूरज को कोई डुबा नहीं सकता है, ये भी सत्य है। उगते सूरज को ना कोई नहीं डुबा सकता। थोड़ी देर के लिए बादल ढक सकते हैं, खराब मौसम ढक सकता है, लेकिन उसको डुबा नहीं सकता है। वो बादलों के पीछे से भी अपनी गति को बरकरार रखता है,
ठीक है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए। चलो देखिए जरा, आते हैं इस पे। देखिए, यदि वाक्य प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेस, ये शब्द आ गया था इसलिए मैंने आपको समझा क्या होता है फ्रेज। अब जैसे देखो, राउंड द कॉर्नर, यहाँ कोई सब्जेक्ट या वर्ब कुछ है क्या? शब्द कितने, एक से अधिक, एक दो तीन हो गए, तो ये क्या हो गया? फ्रेज। क्या हो गया? ये फ्रेज। इसी तरह से अंडर द टेबल, एक दो तीन, क्या हो गया? फ्रेज। आउटसाइड द डोर, एक दो तीन, फ्रेज। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, एक दो तीन चार, क्या हो गया? ऑन द रोड, एक दो तीन, फ्रेज। दो शब्द भी हो सकते हैं, एक से अधिक शब्द होंगे तो उसको क्या कहेंगे? फ्रेज। बस वो सेंटेंस या क्लॉज ना हो उस टाइम पे, ठीक है ना। और उसके लिए क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट और, ठीक है, आगे बढ़े। तो अगर इनसे भी ऐसे ही देखो, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, ऑन अ हिल, इन अ वैली, ईटीसी, अगर इनसे वाक्य शुरू होता है और इनके साथ में भी वही क्रिया है, कौन सी? कम, गो, वॉक, स्टैंड, लाई, तो हम क्या करेंगे? इनके साथ भी कंप्लीट इन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। वो भी कौन सा? ए वाला, यानी मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और ऐसी स्थिति में इनके साथ भी ये नहीं, इतना क्लियर है? मैच कर रहा है पहले वाले से, मैच ही तो कर रहा है। हुआ क्या है वहां पे? हियर देयर इन आउट, और अबे ये था, यहाँ पे एक फ्रेज दे दिया है। भाई ये भी तो प्लेस को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्थान को ही तो दर्शा रहे हैं ये लोग, है ना। ठीक है, चलो देखो एग्जांपल्स देखते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, देखो जी, आप एग्जांपल्स नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तब तक क्लियरिटी नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो जी, अंडर द ट्री, और क्या भी क्या रहा है? यदि वाक्य ईटीसी से शुरू हो, तो ये आ गया अंडर द ट्री, इससे वाक्य शुरू हो गया। ये क्या बता रहा है? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, फ्रेज है पूरा, लेकिन बता क्या रहा है? स्थान, पेड़ के नीचे के स्थान की बात हो रही है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एडवर्बियल फ्रेज। फ्रेज काय का? प्लेस एक्सप्रेसिंग। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? कुछ जताना, कहते हैं ना, जताना, है ना। हाँ, तो देखो जरा, अंडर द ट्री, अब देखो क्या आएगा? पहले मेन वर्ब और फिर सब्जेक्ट। लाई, लाई मतलब क्या होता है? लेटना या आराम करना, ठीक है। अब लेटोगे तो आराम करोगे ना, आराम करोगे तो लेटोगे, ठीक है। चल, अंडर द ट्री लाई, अब लाई का लाइज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्यूपल प्लूरल होता है, तो लाई भी किस में आएगी? प्लूरल में आएगी। तो अंडर द ट्री लाई द पीपल ऑफ दिस विलेज, पेड़ के नीचे इस गांव के लोग लेटते हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे? द पीपल ऑफ दिस विलेज लाई अंडर द ट्री, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, द पीपल ऑफ दिस विलेज लाई अंडर द ट्री, ठीक है। हालांकि बोली भाषा में ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कंपटीशन में होता है। नियम तो है ना भाई, कंपटीशन का मतलब क्या है? किसको कितना पता है, किसको कितनी चीजें याद है, या किसको कितनी चीजें आती है, समझ गए? इसी को बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। किसी भी चीज का हो, रेस की भी बात करो, कौन कितना तेज दौड़ेगा, किसमें कितनी क्षमता है, इसी तरह से ये भी एक रेस है। किसको, किसने कितनी ज्यादा पढ़ाई की, किसने कितना सीखा, या किसने कितना ज्यादा टाइम पास किया, समझ रहे हैं? हाँ, ये होता है। अगला देखिए जरा, राउंड द कॉर्नर वेंट आदित्य। अब इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, आदित्य वेंट राउंड द कॉर्नर, ऐसे भी कह सकते हैं, बट इससे शुरू हो गया वाक्य, यही तो कह रहा है। यदि, यदि वाक्य इनसे शुरू हो गया और क्या आ गया? ये क्रिया आ गई, तब इन वचन का इस्तेमाल हम करेंगे कौन से वाले का? ए वाले का, कंप्लीट वाले, ठीक है। कोई कोई रॉकेट साइंस लगा क्या इसमें? बस ध्यान रखना है, कोई रॉकेट साइंस है क्या? नो, ठीक है। चलो, अब आ जाओ मॉडल एग्जांपल्स आपके सामने, मुझे एरर बताइए। देखो जरा, देखिए पहले वाले में क्या होगा? सिंपल, वेरी सिंपल, क्या होगा? अबे गोज रिया, है ना, यही हो जाएगा। दूसरे वाले में देखो जरा, क्या होगा? पक्का। क्यों भाई? सब्जेक्ट बाद में आया है और देर से शुरू हुआ है, तो इन्वर्जन नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? रुक जाए रुक जाए रुक जाए, रेड टी शर्ट आप ही हो? हाँ ले, चेक शर्ट आप, कीप सिटिंग बैठ के बता। ओके, ब्लैक शर्ट, ओके 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 ओके, व्हाइट शर्ट आप, शो यू, ये क्या कर रहे हैं गुरमुन? पक्का ये सही कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप लोग सब सही, इसका मतलब ध्यान से पढ़ रहे हो। देखिए क्या हुआ है पता है, आपने सोचा सही तो देर से स्टार्ट हुआ तो गोस पहले आएगा सब्जेक्ट से, लेकिन आप ये ध्यान भूल गए कि ही क्या है? पर्सन प्रोनाउन है और उसके साथ इन्वर्जन का इस्तेमाल, ठीक है, आप ये भूल गए, कोई बात नहीं, नोट कर लेना कहीं, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, ये इधर और ये इधर आ जाए, और बाकी कैसा हो जाएगा? सही, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो जरा, अब रूल नंबर 2 आ गया, ठीक है ना। देखो जरा, यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ, ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि कंप्लीट इन्वर्जन बी आने वाला है, ठीक है। देखो ये तो वही हो जो अभी तक चल रहे हैं वही, लेकिन इनके बाद में कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोले तो कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाए, तब हम कंप्लीट इन्वर्जन बी का इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, तब सब्जेक्ट। क्या? ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, तब सब्जेक्ट आएगा। अभी तक क्या हो रहा था, मेन वर्ब पहले आ रही थी, लेकिन अब दोनों ही आएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो, जस्ट आउटसाइड द ऑफिस, जस्ट ऑफिस के बाहर, प्लेस ही तो बता रहा है, तो ये क्या है? ये है प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेज है, ये स्थान ही तो बता रहा है। तो जस्ट आउटसाइड द ऑफिस इज, हेल्पिंग वर्ब आ गई किससे? फ्रेंड, फ्रेंड क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई प्लस मेन वर्ब भी आ गई, अब क्या आया है? सब्जेक्ट। तो जस्ट आउटसाइड द ऑफिस इज वेटिंग माय फ्रेंड, थोड़ा जोर डालने के लिए कहते हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माय फ्रेंड इज वेटिंग जस्ट आउटसाइड द गेट। हाँ जो भी है, जस्ट आउटसाइड द गेट या आउटसाइड द ऑफिस, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि इससे अगर शुरुआत इससे हो जाए तब हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे, शुरुआत नहीं हो रही है तब तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला होता है, अगर शुरुआत इनसे हो रही तभी ऐसा होता है, याद रखना, ठीक है ना। चलो अब देखो जरा अगला, अंडर द ट्री आर सिटिंग सम विलेजर्स, पेड़ के नीचे कुछ ग्रामीण बैठे हुए, इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, आप बताएंगे, चेक सेट, दूसरा तरीका इसका क्या है, कैसे लिख सकते हैं? कोशिश करो, गलत होगा कोई बात नहीं, मैं हूं सुधारने के लिए, बोले। नहीं नहीं ये हाँ हाँ आप बताएं जी, डरो नहीं, और यहाँ कोई बेइज्जती नहीं, बेइज्जती तब जरूर हो जाएगी जब आपकी नौकरी नहीं मिली, तब यार प्यार रिश्तेदार पड़ोसी खींच खींच के ताने मारे, बेटा तू पढ़ने गया था क्या हुआ, उसका कोई जवाब नहीं होगा आपके पास, तब बेइज्जती जिंदगी भर होगी। तो अभी बेइज्जती है, वैसे बेइज्जती नहीं, आप सोचते हो क्लास में कभी कोई बेइज्जती नहीं होती, नहीं आ रहा ना, हम तो आई सीखने के लिए, हमें नहीं आता, हम तो जीरो है, क्या हुआ, इसको 2-4 चीजें आती है, कोई बात नहीं, इसने हमसे ज्यादा पढ़ लिया इसलिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा दिमाग कम है इसका ज्यादा नहीं, उसने ज्यादा वक्त दिया किताबों को या स्टडी को, उसने ज्यादा मेहनत की इसलिए हम करेंगे, हम पढ़ेंगे ज्यादा तो हम भी हो जाएंगे, ठीक है ना, तो शर्माना नहीं है, ठीक है, पूछे बताएं, कोशिश करें, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बोलो ना, कोई बात नहीं, आप नहीं, जी आप बताएं, ये यस आप बताओ, सम विलेजर्स आर सिटिंग अंडर द ट्री, सिंपल। फिर क्या देसी फॉर्मूला क्या होगा अपना, जो अपना चलता है पहले से, सब्जेक्ट वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, तो पहले ये सम विलेजर्स तो है सब्जेक्ट, वैसे विलेजर्स है पर सम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसी के साथ आएगा, तो सम विलेजर्स फिर आर सिटिंग और फिर ये, ठीक है। हाँ किसी को कोई डाउट? श्योर, चलो तो फिर मॉडल एग्जांपल बताइए,
पहले पार्ट में पक्का? क्यों भाई? तुक्के फेंकोगी लड़की तो उल्टी लटका दूंगा पक्के से। क्या हो गया, तुम्हें कल से एग्जाम दे के आई हो तब से पागल सी हो गई हो? कोई बात नहीं, एक ही तो एग्जाम खराब हुआ है, अनुभव लो, जो गलतियां हुई उनको सुधारो, यस, और उसके लिए अड़ जाओ, ठीक है ना। चलो देखो जरा, बताएं जी। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि अधूरा है क्या वाक्य, ये सही है। जब इस तरह से अपस्ट्रोफी लगाओ ना तो इसका मतलब ये है अंकल होम। इसका मतलब क्या होता है? अंकल होम, अंकल का घर, सिस्टर्स, सिस्टर का घर, ब्रदर्स, ब्रदर का घर, ठीक है ना। समझना, इसको आगे बताऊंगा। यस, ये होता नियम है ये, ठीक है, हाँ नियम है ये। चलो जरा, सही है, अच्छा, हाँ हाँ, सही सही जा रहे हैं, बताएं बताएं, दोबारा बोला, बोला क्या आपने? यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्या होगा देखो, अब पता मैंने आपको घुमाने के लिए क्या किया, शुरुआत में वो वाला क्लॉज नहीं रखा मैंने, मैंने वो बाद में रखा कि देखो तो सही, सीख रहे हो कि तुक्के मार रहे हो, तो कुछ तुक्के मारे, कुछ सीख भी रहे हैं, ठीक है। देखो जरा, ही फाउंड दैट, देखो, when मोहित went to his uncle, जब मोहित अपने चाचा के घर गया, he found that, तो उसने देखा कि, या उसने पाया कि, अंडर, कहाँ है, अंडर द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल, कंबल के नीचे वॉज अ नाइस पप्पी स्लीपिंग, एक प्यारा सा पिल्ला सो रहा था। तो जब उससे शुरुआत हो रही है उस फ्रेज की, तो ये क्या कहा जाएगा, क्योंकि हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वॉज स्लीपिंग अ नाइस पप्पी, वॉज स्लीपिंग अ नाइस पप्पी, वैसे इसको ब्यूटीफुल पप्पी ज्यादा कह सकते हैं, है ना। चल ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, ओके। देखिए जरा, देखो खत्म होने वाला, एक और स्लाइड बची, खत्म होने वाला। नो एक्सप्रेशंस, नो एक्सप्रेशंस क्या होता है, जिसमें नो शब्द आ जाए। अच्छा, नो का एक चीज समझ लो, नो इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी, याद रखो, ठीक है। नो इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी, ठीक है। चलो अब देखिए जरा, नो एक्सप्रेशंस जैसे अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं, एट नो टाइम, किसी भी टाइम नहीं, इन नो कंडीशन, किसी भी स्थिति में नहीं, इन नो वे, किसी भी तरीके से नहीं, से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। अब कौन सा इन्वर्जन आ गया, पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल में क्या होता है, हाँ 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 हाँ, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, देख लिया, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और, ठीक है। तो इतना जल्दी भूलने की आदत ना खराब होती है, समझे। आज उधर देखो, ऑन नो कंडीशन, किसी भी शर्त पर भी, विल ही बी रेडी टू गो विद अस, किसी भी शर्त पर भी वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, किसी भी शर्त पर भी वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो देखो, नो एक्सप्रेशन है इसमें, इससे शुरुआत हुआ तो हमने पहले क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब, फिर लिया सब्जेक्ट, फिर बाकी चीजें, ठीक है ना। अब समझ गए, सिर्फ इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है सब्जेक्ट से पहले। अब तो अभी 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 पूछना, ठीक है, याद रखो उसको, ठीक है, अभी अभी, ठीक है, हाँ। इसी को देखो, नो एक्सप्रेशन यानी जिनमें नो शब्द आ जाए, उनसे अगर वाक्य शुरू होता है तो इन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कौन सा, पार्शियल, पार्शियल बोले तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, बाकी चीजें सब्जेक्ट के बाद आएगी, ठीक है। जैसे अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं, एट नो टाइम, किसी भी समय नहीं, ऑन नो कंडीशन, किसी भी शर्त पर नहीं, इन नो वे, किसी भी तरीके से नहीं, ठीक है, ये होता है। अब देखो जरा एग्जांपल,
अगला वाला, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में भी वो इसको नहीं करेगा, विल ही डू इट। अब आप पता है एग्जाम्स में कैसे होगा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस ही विल डू इट, इस तरह से दे देंगे और आपको बिल्कुल सही लगेगा, सेंस के हिसाब से बिल्कुल सही सही सा लगेगा, लेकिन नियम के हिसाब से ये कैसा हो जाएगा, ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, गलत, है ना। सही क्या होगा, ये होगा, पहले आएगी विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी चीजें, ठीक है। मॉडल एग्जांपल फटाफट से बताओ, फिर लास्ट स्लाइड खत्म करते हैं, अगली क्लास का शुरू होनी है। देखिए जरा, देखिए, सॉरी, इन नो वे कैन यू, सिंपल, कैन पहले और यू बाकी जैसा का, समझ गए ना, वेरी नाइस। चलो लास्ट बचता है, देखो जरा, इनको सेट कर लेना, ठीक है, इनसे अक्सर कर आता है, ठीक है। देखो आपका ये बहुत घूमता है ना, और आपका ये बहुत घूमता है, ठीक है, इनसे बाकी, हाँ ठीक है ना, और हार्डली वाला भी, ये इसका साथी है, ये इसका साथी है, ठीक है ना, ये बहुत घूमते हैं। और एक चीज याद रखना, नॉट ओनली वाले में आप अक्सर कर मात खाते हो, इससे भी अगर बाकी शुरू हो गया तो इन्वर्जन इस्तेमाल होगा। कौन सा, कौन सा, ठीक है ना, हाँ। चलो देखते हैं क्या कराइए, नेवर, नो सूनर, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, नॉट ओनली, ईटीसी से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। पार्शियल क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और बाकी जो भी है वो, ठीक है ना। इतना एग्जांपल्स देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। सेल्डम डू दे मीट ईच अदर, कभी कभार वो एक दूसरे से मिलते हैं। अब सुनो, अब आप कहोगे सर यहाँ पे डू क्यों आ गया, क्योंकि बाकी तो नेगेटिव नहीं है, बाकी तो नेगेटिव नहीं है, डू क्यों आ गया, क्योंकि ये नियम है इन्वर्जन का। नहीं भी नेगेटिव होगा ना, तब उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे दे है इसलिए डू आ गया, अगर ही होता तो, ही होता तो, अच्छा आप करो सर ये तो प्रोनाउन आ गया, अब कैसे इन्वर्जन हो गया, तो वो सिर्फ प्लेस वाले के साथ नियम था कि प्रोनाउन के साथ में इन्वर्जन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके साथ तो चलेगा, ठीक है, इसके साथ तो चलेगा, इसके साथ तो इन्वर्जन का इस्तेमाल होगा, ठीक है भाई, समझ गए। चलो देखिए जरा, सेल्डम डू दे मीट ईच अदर, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट है, फिर बाकी की चीजें, सेल्डम से स्टार्ट हुआ था इसलिए। अगला वाक्य देखिए जरा, स्केर्सली, इसको स्कार्सली भी बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक है, चलने दो, बस समझ लो, ठीक है ना। हैड ही एंटर्ड द क्लास, तो मुश्किल से ही वह क्लास में घुसा था, व्हेन द टीचर कॉल्ड हिम ऑन द डाइस, कि तभी अध्यापक ने उसको डाइस पर बुला लिया, ठीक है ना। चलो तो देखो, स्केर्सली से बाकी शुरू हुआ है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, बाकी चीजें बाद में। चलो मॉडल एग्जांपल देख लो और फिर खत्म करते हैं। हाँ क्या कर देंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, श्योर, पक्का। चलो तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, नील सर अकेडमी, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक वाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो जय हिंद, जय माता दी, थैंक यू क्लास जी।